अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सियासी दर्जा हरारत तेज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब बैठे रहे, लाहौर बैठे रहे, काफ़ी दिन मुलाकातें की उन्होंने। जहांगीर तरीन साहब ने भी सहाफ़ियों से मुलाकातें की। और इसके अलावा बजट का चूँकि सीज़न है, इत्तेहादियों के साथ बहुत थोड़ा लाड प्यार जो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत है वो भी कर रही है। इस पूरे मंजरनामे का ज़रा हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद कोविड की जो चौथी लहर है, इस हवाले से सरबराह NCOC से हम गुफ्तगू करेंगे। और ख़ास तौर पर जो सिंध इल्ज़ाम लगाता है कि विफाक हमें वैक्सीन जो है वो दरामद नहीं करने देता, खरीदने नहीं देता, इसमें किस हद तक सच्चाई है, इस पे बात होगी। आखिर में ज़ेबा कत्ल केस एक और नाअहली है पंजाब पुलिस की कि 5 दिन तक उसके वालिदैन रुलते रहे और उसके बाद जाके सिर्फ FIR ही दर्ज हुई और आज फिर वो मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है कि इंसाफ के लिए एक आम आदमी को इतना क्यों जलील होना पड़ता है इस मुल्क में। आगाज़ करते हैं सियासी दर्जा की तेज़ी के हवाले से। बिकॉज पिछले दिनों हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पंजाब में बैठे रहे पूरा एक हफ्ता, हुकूमत के इत्तेहादियों से मिलते रहे और जब वो मिले हैं तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जरदारी साहब के बारे में काफ़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक रहा है। ज़रा सुनिए। जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद हुआ, MQM चली गई तो हमने कहा था हमने गवर्नमेंट में नहीं आना, लेकिन आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो खैर बाद में हमारे MNAs नहीं माने तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने फिर इस तरह हल्के हैं हमारे। लेकिन चौधरी शुजात साहब में हमें हमारी तवक्को के खिलाफ बहुत अच्छा तजर्बा रहा। और जरदारी साहब एक मंजर खिलाड़ी हैं, उनको पता है सियासत किस तरह करनी है। बहुत उन्होंने इज्जत दी, एहतराम किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब एक दोबारा इंटरव्यू दिया, ये पुराना इंटरव्यू था मुलाकात से पहले का, इसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस दफ़ा कारकर्दगी कैसी है पंजाब में, तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा जैसी आप भी जानते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से आप वाकिफ़ हैं। ये जो फील्ड की पॉलिटिक्स है उस हवाले से सारे चीज़ें वाज़ेह हैं और हम तो मशवरा दे सकते हैं। तो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए आपके सामने हैं उसमें तो लूज़ किया है। ये अगर कुछ बातें अगर मानते अब तो खैर 2 साल रह गए हैं तो काफ़ी हालात बेहतर हो जाने थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि उनका वक्त अब बदलने वाला है। उनकी जो रसीदें पहले अदालतें नहीं मान रही थी अब वो मान लेंगी। वो तो इलेक्शन को 2023 से पहले होता देख रहे, 2022 का एस्टिमेट लगाया है PMLN ने। अनकरीब ही आप देखेंगे कि उस्मान डार साहब जो है ये अपनी रसीदें इकट्ठी करते फिरेंगे और इनकी रसीदों को कोई मानेगा नहीं। हमारी जो रसीदें हैं उनको सब जो है वो तस्लीम करेंगे कि ये बिल्कुल सही रसीदें हैं। इस वक्त हमारी रसीदों की कोई वैल्यू नहीं है और जब वक्त बदलेगा तो फिर डार साहब की रसीदों की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये पाकिस्तान की तारीख है। ये वक्त के साथ साथ जो है रसीदों को परखने का पैमाना बदल जाता है। दिसंबर 2021 तक इनके पास वक्त है, अगर ज्यादा से ज्यादा भी है। 2022 जो है ये इलेक्शन ईयर है। अपने मेहमानों को तारुफ करा दें। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाहौर से, मज़हर अब्बास साहब कराची से मौजूद है। आरिफ हमीद भट्टी साहब आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि आप वहीं बैठे हुए हैं। ये क्या मुलाकातें वगैरह हो रही थी पंजाब के अंदर? ये एक कोशिश तो की है पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे हल्का सा थोड़े कदम जमाने की, फिर भी लेकिन खबरें इत्तलात ऐसे कि शायद कोई बात बन नहीं पाई है वहाँ पे, कैसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। मुझे याद है कि मदर अब्बास साहब के दोस्त आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने तो गवर्नर हाउस में मेरी उनसे मुलाकात हुई बड़ी डिटेल। उन्होंने कहा जी मैं हर हफ्ते आऊँगा, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की सर्वाइवल पीपल्स पार्टी कर पाएगी? मैं कहा जी मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है। कहते हैं क्यों? मैं क्या अब आपके पास पंजाब में बेचने के लिए जुल्फ़कार अली भट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो नहीं है। इत्तेफाक से उन्होंने कहा था हर हफ्ते आऊँगा, फिर वो रास्ता भूल गए या मेरा ख्याल है वो पैदल आते थे क्योंकि उन दिनों तो माशाल्लाह बड़े सेहतमंद थे, प्रेसिडेंट थे, इम्यूनिटी हासिल थी, कोई केस भी नहीं हो सकता था, तो पैदल आते आते ना फिर हफ्तों के बाद ना हर हफ्ते आने की बजाय एक साल भी नहीं आए। खैर मुख्तसर कि उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नून लीग की हुकूमत आ गई, फिर आए कि जी मैं आ जाऊँगा, अच्छा आ जाऊँगा मैं, पंजाब भट्टो का गढ़ है। लाहौर में भट्टो के खंभों को वोट मिले ये कड़वा सच है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, यकीनन ये मुझे मदर अब्बास साहब ने कान में बात बताई थी, अब पता नहीं मुझे इसे ऑन एयर कहना चाहिए कि नहीं, उतना ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी का नुकसान नहीं कर सके, मुशर्रफ नहीं कर सके जितना जरदारी साहब का 5 साल दौर कर गया। अब ये जो आपने फरमाया लाहौर आए हैं, वो जो हंडिया पकाना चाह रहे हैं उस हंडिया की चूल्हे की गैस बंद है, हंडिया हाली है, हाली हंडिया जार के कर रहे हैं।
और परवेज लाई साहब से मिले, तो परवेज लाई साहब तो मुझे बताए, वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत मेरे मशवरे मान लेती जी तो कामयाब होती। और भाई आप तो एक डिक्टेटर की गोद में, परवेज लाई साहब असेंबली में कह रहे थे 10 दफा इसको दोबारा बनाऊंगा, तो आपको तो टोटल फ्री हैंड था उस वक्त, तो वफाक और सूबे की हुकूमत का इशू ही नहीं था, तो आपकी काफ लीग का क्या असर हुआ 2008 में? तो लिहाजा ये दोनों की 8-8, 6-6 सीटें हैं टोटल। अच्छा, पैदल टिड्डी जितना मर्जी उछले पहाड़ नहीं क्रॉस कर सकती मेरे भाई। इधर नून लीग के बगैर ये खून गर्म करने का इरादा है। बिलावल साहब ने भी मेरा ख्याल है सैकड़ों नहीं तो दर्जनों विजिट की हैं। बिलावल नौजवान है, उसमें करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं। बिलावल उसमें कन्वेंशन कर रहे थे, उधर टोटल 5000 बंदों की कैपेसिटी भी नहीं है। मुझे एक पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर लाहौर से जिनका तल्लक है, उनका फ़ोन आया खतून का, कहती यार मैं क्या करूं, इनसे 3000 बंदा भी नहीं आ रहा, मुझे फ़ोन कर रहे हैं जी कन्वेंशन में लोग नहीं आ रहे, फटाफट बंदे लेके आए। तो अब मुझे बताएं, जब तक आपके पास स्ट्रीट पावर ना होगी, लोग ना होंगे, बिलावल हाउस के बुलंद व बाला बड़े घर में रहने से, बम प्रूफ घर में रहने से, बम प्रूफ रहने से अवाम में जाएं, अवाम में। लेकिन तो अब वो था भट्टो का जादू, वो था मोहतरमा बेनजीर शहीद का जादू। जब 40 लाख की आबादी थी तो एयरपोर्ट से लेके नासर बाग तक खद्दे नजर सरी सर थे। लेकिन भट्टी साहब वो डिफरेंट स्टाइल था। मैं जरा जरदारी साहब के दोस्त मजहर अब्बास साहब, जो आपने मुझे भी बताया ऑन एयर के उनके दोस्त है, उनसे पूछती हूँ कि उनके दोस्त क्या सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है उनका सियासत का स्टाइल मुख्तलिफ है मजहर साहब। वो मेरे इलेक्टेबल्स खासतौर पर जो जनूबी पंजाब की तरफ जो बेल्ट है उधर से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये ठीक तासुर है? शुक्रिया मारिया। दोस्त मेरे हैं और मुलाकातें भट्टी साहब की होती हैं। मेरी तो पिछले 3-4 साल से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है जरदारी साहब से। देखिए, पहली चीज ये कि जरदारी साहब इस मिशन पे नहीं गए थे कि पीपल्स पार्टी रीऑर्गेनाइज होगी। पीपल्स पार्टी अगर रीऑर्गेनाइज करेंगे भी तो आपको सबसे पहले तो वर्कर चाहिए होगा। वर्कर कहाँ से लाएंगे? पहले तो वर्कर बनाएं, क्योंकि ये तो फिर आप बिल्कुल एक नर्सरी से दोबारा आपने शुरू करना है ना। उसके लिए आपका बयानिया क्या होगा? एक तरफ नून लीग है, एक तरफ पीटीआई है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। पीटीआई नाकाम होती है तो उसका बाय डिफॉल्ट फायदा नून लीग को होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये दोनों एक प्रोसेस में होगा। आप काम करें, पहले कितना काम करती है पीपल्स पार्टी। देखिए, जरदारी साहब के बहुत फिक्स टारगेट हैं। वो तीन साइड पे देख रहे हैं जी। चौधरी को देख रहे हैं, वो तरीन को देख रहे हैं और शहबाज को देख रहे हैं। और ये जो सूरत हाल है, इसके बीच में वो अपना रास्ता बनाना चाहते हैं कि इनको या तो इनका को साथ मिला के या बाय डिफॉल्ट, लेकिन वो महदूद अंदाज में। उन्हें पता है कि सदर्न पंजाब में अगर कुछ सीटें मिल सकती हैं तो सदर्न पंजाब में कॉन्सेंट्रेट करें। सेंट्रल पंजाब दायरा नहीं है। पंजाब में मुकाबला पीटीआई और नून लीग का ही होगा। और फिर वहाँ तीसरा फैक्टर जो है वो तहरीक लब्बैक का है वहाँ। जी। इसके ये जो चीज़ें हैं, अब इस सिलसिले में बात कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि टीएलपी से किए गए जो मौजूदा गवर्नमेंट ने वादे किए थे वो नहीं पूरे हुए। तो वो और लगता भी यही है। शेख रशीद साहब से भी बात हुई थी कि वो टीएलपी को जो है वो दोबारा रिवाइवल टीएलपी का शायद नहीं होने देंगे। वो उसकी कोई भी वजूहत हो। लेकिन इसमें फिर भी स्पेस पीपल्स पार्टी के लिए निकलती हुई नहीं देख रहे आप, है ना? पीपल्स पार्टी की स्पेस नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को पता है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने की उस तरह पोजीशन में नहीं है। ठीक है। हाँ, कुछ जगहों पे अगर उनको इस तरह के इलेक्टेबल मिल जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि फर्ज करें तरीन साहब का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है उनसे, तो तरीन फैक्शन जो है वो चौधरीज के साथ जाके मिल सकता है। लेकिन मज़हर साहब, क्या ये अभी कोई इमीडिएट उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है, या ये जो अगले इलेक्शन में कोई विफाक के अंदर जो है अपनी जगह मुस्तहकम करने के मिशन पे हैं इस वक्त? इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल तो कोई नहीं है पीपल्स पार्टी का। नहीं, शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म नहीं है सारी तैयारी अगले इलेक्शन की। सब बंदियां अगले इलेक्शन की है, ये तो तय है। देखिए, पीटीआई 2018 में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं थी जब तक उनको
इसी मौके पे जो छोटी पार्टियां वो काम आती हैं। सही। चौधरीज काम आ गए, MQM काम आ गई, जनूबी पंजाब महाज काम आ गया। बलूचिस्तान में अगर फर्ज करें बलूचिस्तान में वो चीजें नहीं हुई होती जो 2018 के इलेक्शन से पहले हुई थी, ठीक है, तो ना सेनेट का चेयरमैन पीटीआई का इत्तेहादी बन सकता था और ना ही शायद मरकज में। सो ये जो तमाम बाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनकी मैनेजमेंट के ऊपर इस वक्त काम फिलहाल हो रहा है उस इलेक्शन से पहले। भट्टी साहब, लेकिन ये PMLN जो है, राना सनाउल्लाह साहब जो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि 2022 में वो समझते हैं कि इलेक्शन होंगे और PMLN उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रही है। आपको लग रहा है ये, क्योंकि वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो कह रहे थे ये कोई बातचीत है या कोई एक अरेंजमेंट है या ये 2023 में ही होगा जो कुछ होगा? अच्छा मारिया, एक तो मैं राना सनाउल्लाह जानता हूँ जो फैसलाबाद से हैं, गालबन लॉ मिनिस्टर हैं, थानिया माल्टोन में थे। अगर उनकी बात कह रहे हैं तो वो उस पर बात कर लेते हैं। अगर कोई ये पीर नया आ गया है जिसको गैब का इल्म है, उसकी बात मुझे नहीं पता। हाँ, राना सनाउल्लाह की बात है तो वो ठीक है। मुझे याद है 25 जुलाई 2018 से पहले एक दफ़ा उनसे बहस हो गई, चारों सूबों में हमारी हुकूमत आएगी, वफाक में भी हमारी आएगी, वाज़ेह मेजोरिटी होगी। और पिछले 3 साल में राना साहब और बिमा मुस्लिम लीग नून, बिमायलो यार मैं शरीफ फैमिली को कहता हूँ, बाकी तो बेचारे वो चमचे करचे हैं, कमो बेशतर हजारों नहीं तो दर्जनों हुकूमत के जाने की डेट दे चुके हैं। हाँ। इनके साथ इतनी डील हुई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है कि शहबाज शरीफ को जमानत का रिलीफ मिला है जो आसफ अली जरदारी को मिल चुका था। मैं आपको खबर दे देता हूँ, ये इनकी असेसमेंट गलत है। इमरान खान खुद इलेक्शन करवाएंगे 22 के एंड में, नवंबर या अक्टूबर में, अच्छा, या 23 के जनवरी में, क्योंकि सितंबर में एक आंधी चलनी है, उसका नून लीग की तरफ बहुत ज्यादा रुख है। अच्छा। इमरान खान साहब 23 के स्टार्ट में मार्च तक इलेक्शन करा लेंगे, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रख ले। वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो आपने टाइम फ्रेम बताया बहुत इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम है और बड़ा इसके बड़े मुहर्रिकात है, ये जो वक्त का आप तयन करके बता रहे हैं। तो खान साहब खुद ही इलेक्शन करा देंगे पहले, उन्होंने कहा कि हम इंतजार नहीं करेंगे इससे पहले कि वो वक्त आए कि जब इलेक्शन में फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाए उनके लिए। ऑफ कोर्स, ये मैं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने अपनी किचन कैबिनेट नहायत करीबी दोस्तों से मुशावरत में डिसीजन कर लिया है, करना नहीं है, कर लिया है। अच्छा, आगे गैब का इल्म मुझे नहीं पता, कल हुकूमत रहे ना रहे, इस मुल्क में प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है, मुश्किल है। हाँ, इस मुल्क में मैं ये भी मुझे भी अंदाजा है कि चूहा हाथी खा सकता है देखा है हमने, कबूतर ट्रेन उठा सकता है। लेकिन अगर फिलहाल तरीन ग्रुप को मैं आपको एक और खबर दे दूं, तरीन ग्रुप ने मोहतरम आसफ अली जरदारी को टोटल रिफ्यूज कर दिया है। 5 लोगों से खुद मेरी बात हुई है, 2 ने फोन भी नहीं सुना। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस स्टेज पे आसफ अली जरदारी साहब से मिलना खुदकशी होगा। हाँ, सेंट्रल पंजाब में दोस्त मोहम्मद खोसा इनकी तरफ जा सकता है, 2 और बंदे हैं जो इस वक्त असेंबली का कोई भी रुकन नहीं है। हाँ जी। उन दोनों तीनों ने कहा कि सर अभी तो सोचे भी ना, जब इलेक्शन आएंगे देखेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं, अगर वो चाहेंगे तो 3, 4, 5 लोग दे देंगे, क्योंकि पहले जनूबी पंजाब बना था बड़ी अवाम के पुरजोर इसरार जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें कहा गया था उसकी अवाम ने कि खुदा के वास्ते जरदारी के साथ मिल जाओ। उन्होंने कहा ना, हम इलेक्शन ही नहीं लड़ते। हाँ, लेकिन ये जो कुछ लोग चाहते हैं, अवाम के पुरजोर इसरार पे इमरान खान से मिल गए, तो मैं नहीं समझता। हाँ, अगर आज तक के नताइज देखें तो अगर नून लीग का वोट नहीं बढ़ा, पीटीआई की कारकर्दगी बेहतर नहीं, इसका यकीनन नून लीग को जाएगा। एक तल हकीकत है, इसे मान लेना चाहिए। उनके अपने इत्तेहादी भी ये बात कर रही है, जो अवाम की पुरजोर फरमाइश की बात कर रहे हैं, या ये जो कुछ लोग कहते हैं कि जनूबी पंजाब वालों को कि भाई इधर उधर चले जाएं। मजहर साहब, आपको लगता है कि फिलहाल वो लोग भी देख रहे हैं, बैठ के फैसला करेंगे अभी वो क्या स्टेटस है इस वक्त उस हवाले से? देखिए मारिया, अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं तो वो बैरोमीटर होंगे। लोकल बॉडीज इलेक्शंस, पीटीआई बहुत कंफ्यूज है लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से। उनको अंदाजा है कि अगर दिल्ली इलेक्शंस हार गए तो लोकल बॉडीज को बिल्कुल ही, PMLN की जो स्ट्रेंथ है वो लोकल बॉडीज है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि वो लोकल बॉडीज इलेक्शन की तरफ जाएंगे, वो बहुत बड़ा रिस्क होगा। दूसरी बात ये कि अगर फर्ज करें इमरान खान 2022 के एंड में इलेक्शन इसलिए मुमकिन नहीं होता है क्योंकि मौसम जो है वो मुआफिक नहीं होता, खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज में।
इसलिए आमतौर पे जो है दिसंबर या जनवरी के महीने जो हैं वो सजेस्ट नहीं किए जाते इलेक्शन के लिए। अगर इमरान खान फर्ज करें अगले अप्रैल या मई में 2023 के मई में इलेक्शन कराते हैं अप्रैल में, उससे पहले उनको कम से कम 3 से 6 महीने पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट्स बनती हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। ऐन मुमकिन है कि वो हो, क्योंकि जिन वजूहात की बिना पे भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि उससे उस वाले मामला जो है वो उससे पहले तय हो जाए। अगर उससे पहले तय हो जाते हैं तो फिर इमरान खान बिल्कुल भी 2023 से पहले इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर वो मामला नहीं तय होते। अच्छा मारिया, मेरे पास जी भट्टी साहब इसका जवाब दे दे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। जी मदर साहब की बात से इख्तलाफ राय की जरूरत हो नहीं सकती। पाकिस्तान में खासा कोरोना कम हो गया। अगर मुझे नहीं पता 23 में कोरोना अरूज पे आया, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी दे। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ 23 अप्रैल तक इलेक्शन होंगे। अच्छा, अगर कोरोना का मुझे नहीं पता कोरोना कब तक आता है, कब तेज होता है, कब आहिस्ता होता है। मेरी असेसमेंट मैंने आपको इंफॉर्मेशन बेस पे अर्ज किया है। कल हो सकता है कि इलेक्शन पहले ही हो जाए। मदर साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मदर साहब, मैं फकीर आदमी हूँ, तो आप माशाल्लाह, हम तो वैसे ही आपको देख के बचपन में आए थे। शेरी रहमान साहबा इनको देख के इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। मैंने जर्नलिज्म इनको देख के ज्वाइन किया। अब मैंने सुना, अच्छा मैं आपको खबर दे दूं, जरदारी साहब से ज्यादा हमजा शहबाज साहब तरीन ग्रुप के 7 लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। हमजा शहबाज सही, तो जंगीर तरीन ग्रुप के 7 लोगों से मैं खबर दे देता हूँ। चले आज तो आपने मुस्कुराहट आपने आज तीन खबरें दे दी हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेकिंग न्यूज के बाद वापस आएंगे। असद उमर साहब हमारे साथ होंगे। कोविड की जो चौथी लहर है उसमें खासतौर पे वैक्सीनेशन से मुतालिक जो कुछ कंफ्यूजन, कुछ इल्जामात, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज उनको एड्रेस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अक्सर लगता है ऐसे जैसे कोविड जो है वो गालिबन इस दुनिया से ख़त्म हो रहा है। हम अपने आपस में जो सोशल रवैये हैं उनको देख के इस तरह का तासुर देते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सरबरा NCOC असद उमर साहब उन्होंने ट्वीट की 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने दोबारा चौकन्ना करने का कहा है कि चौथी लहर जो है वो दोबारा सर उठा सकती है पाकिस्तान में कोविड की। वो कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजीज़ मॉडलिंग एनालिसिस उन्होंने किया है आज, उससे पता ये चलता है कि जुलाई के आखिर में कोविड दोबारा ऊपर जा सकते हैं इसके केसेस, और इसकी वजह ये होगी कि SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं किया जा रहा। अभी जो हम कोविड के स्टेटिस्टिक्स देखें तो वो 27 जून 2021 के कुछ यूं है कि जो टेस्ट हुए हैं वो 44,500 के करीब हैं, जिसमें से पॉजिटिव 901 है। यानी पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 2% है। जो अमवात हैं वो 23 तक आ चुकी हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से ये ऊपर जाएंगे केसेस। ये हुकूमत का ये जो इंटेलिजेंट गेस है जो इस वक्त हालात उनको देखते हुए। कोविड और वैक्सीनेशन से मुतालिक सवालात का जवाब हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा NCOC असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब में ज्वाइन करने के लिए। आपकी ट्वीट देखी, पूरी कौम ने देख ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो आपकी डिजीज़ मॉडलिंग है उसके तहत जुलाई में दोबारा चौथी वेव आने का खदशा है, ये NCOC ने अनाउंस किया है। सो बेसिकली ये वजूहात क्या होंगी, क्योंकि आप तो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्या स्कूल्स हैं, बाजार हैं, शादी खोलने की वजह है, क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये स्पाइक देख रहे हैं आप अगले आने वाले चंद हफ्तों में? देखिए, उसकी जो मेन वजह है वो एक्टिविटीज के खुलने या बंद होने से कम ताल्लुक है। जो एक्टिविटीज अलाउड हैं वहां पर SOP की कंप्लायंस, अमल दरामद कितना हो रहा है उससे ज्यादा उस पर फर्क पड़ता है। आपको मैं अगर कुछ नंबर्स बताऊं तो रमज़ान से पहले हमारे पास जो कौमी डेटा आता था सारे पाकिस्तान से मुख्तलिफ सेक्टर्स का, तो हमारी SOP कंप्लायंस जो है वो तकरीबन चल रही थी 40% के करीब। उसके बाद क्योंकि डिजीज़ बढ़ रहा था, हमें आगे ईद आ रही थी, तो हमने बड़ा एक स्पेशल एफर्ट किया। फौज से हमने रिक्वेस्ट की, हमने आर्मी के लोग डिप्लॉय करवाए और एक खुसूसी एक तवज्जो के साथ एफर्ट डाला गया SOP कंप्लायंस इंप्रूव करने का, और उसके नतीजे में हमारी तकरीबन 65% 66% तक हमारी कंप्लायंस लेवल पहुंच गया। वो कंप्लायंस लेवल गिर के पिछले हफ्ते 34% पे दोबारा आया हुआ है। तो ये जो बदएहतियाती शुरू हुई है और जो हिफाजती तदाबीर है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, वो एक वजह बन रही है जिसकी वजह से हम वार्न कर रहे हैं कि ये खतरा है कि अगर हमने इसके अंदर बेहतरी ना की
तो ये ना समझाया जाए कि अब ये कोरोना खत्म हो गया, क्योंकि मुझे मुबारकबाद मिलनी शुरू हो गई थी कि जी आपने बड़ा जबरदस्त काम किया और कोरोना जो है वो खत्म कर दिया। तो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी तक यही है और कब तक यहाँ पे रहेगा, जब तक पाकिस्तान की अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीन नहीं लगवा सकती, जिसको जाहिर है एक महीनों का अमल है, वो चंद हफ्तों का नहीं है, वो महीनों का अमल है। उस वक्त तक हमें एहतियात जारी रखनी पड़ेगी। अभी जब बड़ी ईद आएगी तो वो मवेशी मंडियां भी होती हैं, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। लास्ट ईयर हुकूमत ने उसको मैनेज कर लिया था, क्योंकि छोटे शहरों से लोग आते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं अपना जो सौदा है वो बेच के। इस दफा आप लोग मवेशी मंडी उस लेवल पर लगाने की इजाजत देगी हुकूमत, या अभी ये तय करना है, अभी फैसला नहीं किया इस हवाले से? नहीं, वो फैसला हो गया। इनफैक्ट जुमे को हुई जो हमारी एनसीओसी मीटिंग थी उसके अंदर तफसील से प्रेजेंटेशन की गई। वो बाकायदा, अगर आपको याद हो तो हमने डिजाइन भी उसका बना कर दिया था कि किस तरीके से उसका लेआउट हो मंडी का। इस दफा जो है इजाफी काम किया जा रहा है, वो दो चीजें हैं। एक तो हम सोच रहे हैं कि क्योंकि लोग वहां पे ज्यादा बड़ी तादाद में आते हैं तो वैक्सीनेशन का भी वहां पे इंतजाम किया जाए, लेकिन फौरी जो वहां पे खतरे को रोकने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो हम एयरपोर्ट्स पे कर रहे हैं इस वक्त, बाहर से जब फ्लाइट्स आती हैं तो उनका जो टेस्ट होता है जिसका फौरी रिजल्ट आ जाता है चंद मिनट के अंदर ही, तो वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी वहां पर हम ऐड करने की का फैसला किया है ताकि इसके खतरे को कम से कम किया जा सके। जाहिर है उसके बावजूद हम लोग ये कैंपेन भी हमारी चलेगी और हमारे जो उलमा हैं उनसे भी हम यही कहेंगे, जो हमारे लीडर्स हैं, कि वो अपील करें लोगों को ऑनलाइन अगर कुर्बानी कर सकते हैं तो वो करें और मंडी भी जाने को अवॉइड अगर कर सकते हैं तो किया जाए। थोड़ा सा वैक्सीनेशन के हवाले से बात करते हैं। ये कोविड वैक्सीन की जो दूसरी खुराक है, ये जो नए अब जो लगाए जाएंगे लोगों को, उसके बाद ये जो वक्फा बढ़ाकर अब आप 6 हफ्ते कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है? क्योंकि इससे इंप्रेशन ये जा रहा है कि वैक्सीन की किल्लत है इसलिए ये ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन उतनी है नहीं जितनी लोगों को लगानी है। नहीं, वैक्सीन तो इस वक्त भी हमारे पास आज सुबह एक जो नंबर थे वो 31 लाख वैक्सीन मौजूद थी और मैंने अगले 8 से 10 दिन का डेटा मांगा था, तो कोई 75 लाख वैक्सीन और आ रही है अगले 8 से 10 दिन के अंदर। जो इस वक्त हमारी दूसरी डोज की रिक्वायरमेंट, अगर मैं वो पुराने 3 हफ्ते के गैप से भी करूं तो वो दिन में कोई 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो वैक्सीन की कमी ही नहीं है। इसके बुनियादी रीज़न जो है वो हेल्थ रीज़न है, साइंस है इसकी बुनियाद। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले बहुत बड़ा रोल आउट जो बड़े ममालिक में हुआ, यूके में हुआ, अमेरिका से भी पहले वहाँ ज़्यादा रोल आउट हुआ और वहाँ बड़ी तादाद में एस्ट्राजेनेका लगी थी। तो उन्होंने जब टेस्टिंग की तो वो टेस्टिंग के बाद उन्होंने फिर फैसला किया था कि पहली डोज और दूसरी डोज के दरमियान एस्ट्राजेनेका के लिए 12 हफ्ते का का वक्फा रखा गया है। इसी तरीके से चाइनीज जो डेटा आया है तो उसके बाद उसके अंदर ये हेल्थ एडवाइस जो आई उसकी बुनियाद के ऊपर इसको बढ़ा के 6 हफ्ते कर दिया गया है। ट्रैवल के लिए फाइजर बहुत सारे ममालिक ने उसको मैंडेटरी करार दिया है, उसकी जो थी बीच में मजीद खेप कब आनी है, क्या कोई मुतवक्के है? क्योंकि पहले तो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत आई थी, अब इससे मुताल्लिक क्या आगे टाइमलाइन है? फाइजर के साथ जी हमारी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की भी डिस्कशंस चल रही हैं और उम्मीद है कि अगले महीने से जो प्रोक्योर्ड हमारी फाइजर है वो भी आना शुरू हो जाएगी। साथ ही मॉडर्ना जो है वो भी हमें अगले महीने मिल जाएगी। लेकिन इसके बारे में अभी कोई 20-25 ममालिक के सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान में वो आए हुए थे एनसीओसी से, तो उनसे भी मैंने बात के अंदर ये इशू रेज किया था और उसके बाद मैंने ट्वीट भी किया था। ये एक इंतहाई ख़तरनाक रविश दुनिया ने इख्तियार की हुई है, क्योंकि देखें इस वक्त हमें हेल्थ की कोई ऐसी अथॉरिटेटिव स्टडी नहीं है जो आपको ये बता सके कि अगर आप वैक्सीन पे वैक्सीन लगवाते चले जाएं तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये हो सकता है ना नुकसान हो सकता है उससे शदीद नुकसान हो, क्योंकि अभी तक ऐसी स्टडीज की नहीं गई हैं। तो अगर हर मुल्क अपनी अपनी मर्जी की शॉपिंग करेगा कि हमारे मुल्क में आओगे तो ये वाली वैक्सीन लगा के आओगे, तो ये तो तबाही है दुनिया के लिए और ये एक दुनिया के अवाम की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस किस्म की चीज के लिए मंतकी बात तो ये है कि आलमी इदारे मौजूद हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। हाँ, आप ये बंदिश लगा दें कि जी सिर्फ वो वैक्सीन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जिसकी मंजूरी दी हुई है सिर्फ आप वो लगाएंगे तो आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं, तो ये बात समझ में आने वाली है। खैर ये तो आलमी सतह के ऊपर फैसले होंगे और ये फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने फाइजर हमारे पास आई भी थी, सबसे पहले तो हमने वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरी था
उनको अलाउ किया था। फिर उसके बाद कुछ हमें लगा कि अभी स्पेस और मौजूद है, तो वो पाकिस्तानी लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट वीजाज हैं मुल्क से बाहर, और वो ऐसे मुल्क के वीजा है जहां पर उनको चाइनीज वैक्सीन वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने अब अलाउ कर दिए, और अगले फेज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा। सही। अच्छा, ये जो वैक्सीन है फिलहाल तो विफाक प्रोक्योर कर रहा है, लेकिन इसके बारे में बहुत मुतजाद बयानात दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत खास तौर पे ये बात करती है जी कि इजाज़त नहीं दी जा रही सूबों को कि वो वैक्सीन लें। ज़रा सुन लेते हैं पहले मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से, फिर सदुमर साहब आप बताइए कि आप लोग क्या इजाज़त नहीं दे रहे सूबों को अपनी अपनी वैक्सीन खुद प्रोक्योर करने की? जी असद साहब, ये NOC का क्या मसला है? पहले आपने दिया था सिंध हुकूमत को बकौल उनके, अब दे नहीं रहे हैं। व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? कौन सा NOC था ये? मुझे सबसे पूरी सारी तस्वीर सबसे ज्यादा मुर्तजा वहाब की ये बात पसंद आई, हम वो आपको दस्तावेजात दिखा सकते हैं, जरूर दिखाइए भैया। हमें ही दिखा दें, अगर मीडिया को नहीं दिखाते हमें दिखा दें, हमें नहीं दिखाते मीडिया को दिखाते, जरा दिखा दें वो कौन से आपकी दस्तावेजात हैं जिसमें आप हमसे NOC मांग रहे हैं और हम आपको NOC देने से इनकार कर रहे हैं। अजीबो गरीब बात करते, प्राइवेट सेक्टर निजी शोबे वाले वैक्सीन पाकिस्तान में खरीद के मंगवा के लगवा चुके हैं। आपको पता है ना, स्पुतनिक की वैक्सीन जो है वो एक निजी शोबे वाले लेके आए थे। वो कैसे ले आए थे? कोई NOC की जरूरत नहीं है। अगर कोई है, इन्होंने मांगी है, हमें दिखा दें कि कहां पे मांगी है। खुदा का वास्ता बता दो यार, कौन सी NOC चाहिए, हमसे ले लो। और जहां तक वो पैसे लेने की बात कर रहे हैं, हम अरबों रुपए की वैक्सीन सिंध को दे चुके हैं अभी तक। उसका बिल मैं इंशाल्लाह ताला भिजवा दूंगा। मुर्तजा वहाब साहब को उम्मीद है कि उसके पैसे दे देंगे। लेकिन असद साहब, ये बात मीडिया पे क्यों हो रही है कि NCOC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर ग्रीवेंसेस हैं तो उनको दूर किया जा सकता है? तो क्या विफाक ने ये कन्वे किया है सूबों को कि भाई आप अपनी वैक्सीन खरीदना है तो खरीद लें, अगर वो नहीं खरीद रहे तो क्या NCOC में कोई डिस्कस नहीं होता? आपने पूछा उनसे कि भाई क्यों नहीं खरीद रहे? अगर ये NCOC में भी डिस्कस हो चुका है, ये NCC में भी डिस्कस हो चुका है। NCC और NCOC में हकीकी मसाइल डिस्कस होते हैं। फर्जी मसाइल जो सियासी बयानबाजी के लिए हो वो वहां भी नहीं डिस्कस होते। तो ये सियासी बयान है। मैं जैसे बोल रहा हूं कि वहां पर NCC के अंदर भी और NCOC के अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बैठी होती, वहां पर सियासी जो मुख्तलिफ इकाइयां हैं पाकिस्तान की, उनके नुमाइंदे भी होते हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी हैं, आज़ाद कश्मीर के मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं। ये और किसी पार्टी से नहीं आपको सुनने को मिलती होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंध से सुनने को मिलती होंगी ये कहानियां। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो जो दस्तावेजात हैं प्लीज वो दिखा दें। कल सुबह नहीं, हम आपको रिट्रोएक्टिव अप्रूवल्स दिला देते हैं NOC के। खुदा का वास्ता अपने लिए खरीदना शुरू करें, और अगर नहीं खरीदी जा रही तो आप बोल दें। बाय द वे, टू गिव हिम क्रेडिट, अभी रिसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पिछले को 3-4 दिन पहले की बात है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये जरूर कहा कि हमने खरीदने की कोशिश की है, हम नहीं खरीद सकते, सिर्फ इस वक्त वफाक खरीद सकते। पंजाब भी यही कह रहा है। पंजाब से हमने पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने जहां पे ऑर्डर्स प्लेस करने हैं वो उस वक्त किल्लत इतनी है कि हमें नहीं मिल पा रही, इसलिए हम विफाक पे डिपेंड कर रहे हैं। ये पंजाब का पॉइंट ऑफ व्यू है। एक और जो कंसर्न सिंध ने रेज किया है, और खैर ये बड़ा लेजिट कंसर्न इसलिए भी है, वो कहते हैं जी कि डेटा के जो पोर्टल्स हैं खास तौर पर जो मुल्की सतह पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग वैक्सीनेशन के दौरान डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तमाम लोगों का, उसका ये हसास डेटा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आप लोग स्टेप्स इंश्योर कर रहे हैं? वो डेटा जो है जी, जो ऑब्वियसली नेशनल अथॉरिटीज हैं, सिर्फ ये डेटा उनके पास मौजूद है। ये हमें भी प्राइवेसी का इशू जो है वो है, लेकिन ये सारी दुनिया के अंदर इशू से डील किया गया है। जब आपकी पब्लिक हेल्थ कंसर्न उस लेवल की हो जाए जहां पूरे के पूरे माशरे जो हैं वो बैठ जाएं और दुनिया के अंदर लाखों हलाकतें हो रही हों, तो फिर कुछ ना कुछ प्राइवेट जो राइट है उसको फोरगो किया जाता है पब्लिक गुड के लिए। लेकिन उसको जितनी जिम्मेदारी से किया जा सकता है उतनी जिम्मेदारी से काम किया जा रहा है। और ये सिर्फ डेटा जो है, जो कौमी इदारे हैं, सिर्फ उनके पास ये डेटा है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आखिर में बात करेंगे हम खानेवाल की ज़ेबा की, जिसकी लाश जब चंद दिनों पहले मिली तो पूरा मुल्क हिलकर रह गया, क्योंकि उनको खदशा ये था कि गालिबन इस बच्ची के साथ दोबारा कोई घिनौना जुर्म हुआ है। ये 4 साला बच्ची है ज़ेबा, जिसे अगवा किया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया।
और सितम ज़रीफ़ी ये कि 5 दिन तक ये बच्ची लापता रही और पुलिस खामोश तवाचाई बनी रही। इतला के मुताबिक खानेवाल के इलाके में जो बच्ची है ये बाहर खेल रही थी, इसको अगवा किया गया। उसके लापता होने की दरख्वास्त थाना कोना में दी गई, मगर FIR दर्ज करने की बजाय बच्ची के वरसा को पुलिस ने वही रिवायती घिसा पिटा जवाब दिया कि आप लोग अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करें। 5 दिनों बाद बच्ची की बोरी बंद मस्क शुदा लाश बस्ती अजीजाबाद के इलाकों में ही खेतों से मिली। ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਥਾਣੇ 7 ਦਫਾ ਗਏ ਆ, 7 ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਫੜਾਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ, ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਚਾਲੂ ਕਰੋਗੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਆਮਤ आई पई आ। जब ये वाक़या फिर मीडिया पे आया तो फिर उसके बाद ये जो लवाहिकीन की सुनवाई हुई, फिर तमाम इंतज़ामिया हरकत में आई, पंजाब हुकूमत इंतज़ामिया को होश आ गया, वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया, DSP और SHO को मुअत्तल कर दिया गया और ज़ेबा के वरसा के पुरजोर एहतजाज के बाद SHO जुल्फ़िकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया और मुजरिमाना गफलत बरतने पर FIR दर्ज कर ली गई। मतलब पुलिस का वो रिवायती कल्चर है कि जिसमें जब तक कि प्रेशर न डाला जाए तो उन्होंने अपना जो रेगुलर जॉब है वो नहीं करनी है। बड़े अफसोस की बात है कि ज़ैनब अलर्ट बिल भी आता है, फिर इंसदाद ज़्यादती बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर होता है, कानून साजी की जा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे बुरी तरह जो है ये तमाम कोशिशें वो फेल होती दिखाई जा रही हैं। पुलिस का रवायती कल्चर अभी तक ज़िंदा है और ये जो तमाम बिल आए हैं इसमें साफ लिखा गया कि फौरी तौर पे ऐसे विक्टिम्स की बात सुनी जाएगी और FIR काटी जाएगी और हर सूरत उनकी मदद की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है 5 दिन तक बिल्कुल नहीं लिफ्ट कराई घर वालों को। अफसोस की बात आपको यहाँ पे बताएं, सोने पे सुहागा के जो थाना कोना है ना, ये दिसंबर 2019 में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने यहाँ का एक दौरा भी किया था और उस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी एक उनकी जो है वाह भी हुई थी और दावा ये किया था कि थाना कल्चर में तब्दीली का जो आगाज़ है वो खानेवाल के इस मॉडल थाने से किया जाएगा और इसी मॉडल थाने में पुलिस ने वज़ीर आला साहब को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था, ये आप देख रहे हैं। फिर जो पुलिस की आला कारकर्दगी पर वज़ीर आला साहब को ब्रीफ भी किया गया था। सो ये उस मॉडल थाने की ये सूरत हाल है, आप ये देख लें। तो बाकी जो अंदर मुख्तलिफ शहरों में और छोटे कस्बों में जो सूरत हाल होगी लॉ एंड ऑर्डर की वो अल्लाह ही जाने। अपडेट इसकी ये है अलबत्ता कि जो बच्ची का कातिल है वो उसका अपना चचा ही निकला है, बिन्यामीन, जिसको हिरासत में ले लिया है। उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। उसका कहना है कि उसको अपने भाई और भाभी से घरेलू रंजिश थी जिसका बदला उसने इस मासूम बच्ची से लिया था और मुलजिम ने यह कहा कि उसने इस बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं की थी, अगवा के पहले रोज़ ही गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए एडिशनल IG जो जनूबी पंजाब है वो कह रहे हैं कि बच्ची के कत्ल का मुलजिम 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मतलब कि अल्लाह माफ़ करे, जो 5 दिन उस पूरी फैमिली के ऊपर गुजरे हैं उसके बाद आप ये बयान दे कैसे सकते हैं कि हमने 24 घंटे के अंदर बच्ची का जो कातिल है उसको गिरफ्तार कर लिया। वो 5 दिन क्या कर रहे थे आप लोग? और अब इस चीज़ का क्या क्रेडिट दें, कोई तमगा दें, आपको कोई ट्रॉफी दें तो बता दें, वो भी भिजवा देते हैं आपके घर। वाकई की रिपोर्ट होती, अगर हमने देखा होता कि कोई फुर्ती होती, कोई वहाँ पर हमें एक्टिविटी देखी होती तो फिर शायद इस तरह के क्राइम्स को लोग सीरियसली भी लें जी कि पुलिस जो है वो इस मामले में फ़ौरन हरकत में आती है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने कवानीन तो मंजूर कर लिए, थाना कल्चर अभी नहीं बदला। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।